इस वीडियो से अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में। मीनिंग समझेंगे, इंपॉर्टेंस समझेंगे, कंज्यूमर्स के क्या राइट्स होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, थ्री टायर मशीनरी क्या है, ये सारी बातें अब हमको इस वीडियो से ही आगे कंटिन्यू करनी है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है क्या। इंडिया की हिस्ट्री में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है जो पार्लियामेंट में दिसंबर 1986 में पास किया गया। पर इसको पूरी ऑल इंडिया में कब एप्लीकेबल किया गया? 1 जुलाई 1987 को, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। इस एक्ट के अंडर में यह बताया गया है कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कैसे करना है, कंज्यूमर के राइट्स की सुरक्षा कैसे करनी है, उनके अधिकारों को सुरक्षा कैसे देनी है। तो इस एक्ट के अंडर में सारी गुड्स और सर्विसेज को कवर किया गया है। एक बात मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये एक्ट जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में अप्लाई किया गया है। सारी गुड्स और सर्विसेज को इस एक्ट के अंडर में डाला गया है। तो इस एक्ट के अंडर में 1993 और 2003 में कुछ और अमेंडमेंट्स भी की गई हैं। जैसे कि हम कुछ नया लेकर आते हैं तो कुछ कमियां आती हैं, कुछ नया ऐड भी करना होता है। तो यही ऐड करने का काम, कुछ रिमूव करने का काम 1993 और 2003 में किया गया है। इस एक्ट के अंडर में एक प्रोविजन दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स की फॉर्मेशन की जा सकती है सेंटर और स्टेट लेवल पे। इस काउंसिल के मेंबर कौन हो सकते हैं? ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल। इस काउंसिल का टारगेट क्या है? कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन करना, मतलब कंज्यूमर्स के हितों की सुरक्षा करना, मतलब कंज्यूमर्स के साथ गड़बड़ ना हो, उनको जस्टिस दिलाना। इस एक्ट के अंडर में ये बातें बिल्कुल क्लियर लिखी गई हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं कि कंज्यूमर्स के राइट्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स के अधिकार क्या हैं। अब कंज्यूमर्स के जो राइट्स हैं, हम आने वाली वीडियोस में हम अलग से एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसमें कंज्यूमर्स के राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ये सब बातें बताई गई हैं। कंज्यूमर्स के क्या राइट्स होते हैं, ये बातें भी बताई गई हैं। अब क्या हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आ चुका है। 1986 वाले एक्ट को खत्म कर दिया गया है, पर सिलेबस में हमारा जो एग्जाम में आना है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस आने हैं। पर हम थोड़ा सा जान लेते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है क्या। Received the assent of the president on the 9th August 2019। प्रेसिडेंट ने इसको एक्सेप्टेंस दी 9 अगस्त 2019 को। तो ये भी पूरे भारत में अप्लाई कर दिया गया, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं, बहुत कुछ ऐड किया गया है, कुछ ऐसी कमियां थी पीछे से, उनको हटा भी दिया गया है। इस एक्ट के अंडर में क्या टारगेट है? प्रोटेक्टिंग मतलब सुरक्षा करना, एंड स्ट्रेंथिंग कंज्यूमर्स को स्ट्रेंथ देना, उनको शक्ति प्रदान करना। द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर्स के राइट्स को, कंज्यूमर के अधिकारों को शक्ति देना, उनको सुरक्षा देना। बाय एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटीज, कुछ अथॉरिटीज की स्थापना करके कंज्यूमर्स के राइट्स को शक्ति प्रदान करना, उन्हें सुरक्षा देना। कैसे? इंपोजिंग स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज एंड पेनल्टीज, कुछ लोगों के ऊपर पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं, लाइबिलिटीज फिक्स की जा सकती हैं। किन के ऊपर? जो भी प्रोड्यूसर कुछ गलत प्रोडक्ट बनाते हैं, मिलावट वाला प्रोडक्ट बनाते हैं, प्राइस ज्यादा लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट गलत तरीके से देते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर हैं, कुछ आपको पता है कि आजकल ऑनलाइन भी बिजनेस होने लगे हैं, फेक प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल होते हैं, तो उनके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। तो बहुत कुछ नया ऐड कर दिया गया है इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर है। तो सबसे पहला फीचर है कवरेज ऑफ आइटम्स का। इस एक्ट में सारी गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड किया गया है। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन ना दे दे उस गुड या सर्विसेज को इस एक्ट से बाहर करने की, तब तक सारी गुड्स और सर्विसेज इस एक्ट के अंडर में आएंगी। मतलब मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट है या कोई ऐसी सर्विस है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे कि उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इंक्लूड नहीं करना, तो डेफिनेटली उसको हटा दिया जाएगा। अदरवाइज सारी गुड्स और सर्विसेज इस एक्ट के अंडर में ही है। दूसरी बात, कवरेज ऑफ सेक्टर्स। वो सेक्टर चाहे प्राइवेट हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो कोऑपरेटिव हो,
सभी को इस रूल को फॉलो करना होगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को मानना होगा, सभी के ऊपर ये अप्लाई होता ही है। थर्ड है ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स राइट्स। कंज्यूमर के हितों की सुरक्षा के लिए कंज्यूमर्स को कुछ राइट भी दिए गए हैं, कुछ अधिकार भी दिए गए हैं। सेफ्टी का, इंफॉर्मेशन लेने का, चॉइस, रिप्रेजेंटेशन का, रिड्रेसल मतलब उपचार, एजुकेशन मतलब शिक्षा, ये सारे अधिकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बिल्कुल अच्छे से डिफाइन किए गए हैं। फोर्थ हमारा पॉइंट है इफेक्टिव सेफगार्ड, मतलब उपभोक्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऐसे ऐसे प्रोविजन भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में हैं। मतलब अगर कस्टमर को डिफेक्टिव प्रोडक्ट दिया जाता है, इनकम्प्लीट सर्विसेज दी जाती है, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की जाती है, तो इसको रोकने के लिए क्या प्रोविजन है, ये सारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लिखे हुए हैं, ताकि कंज्यूमर्स के हितों की सुरक्षा की जा सके। प्लस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ऐसे प्रोविजंस भी प्रोवाइड करता है जिससे ऐसी एक्टिविटीज के ऊपर रोक लगाई जा सके जो एक्टिविटीज कंज्यूमर्स के लिए रिस्क का कारण बन सकती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 3 टायर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मशीनरी। कंज्यूमर अपनी कंप्लेन को लेकर कोर्ट की हेल्प ले सकता है। ये कोर्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग बनी हुई है। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने के बाद वो इन कोर्ट की हेल्प ले सकता है, वहां पर जाकर अपनी कंप्लेन फाइल कर सकता है। टाइम बाउंड रिड्रेसल, एक टाइम पैक कर दिया जाता है, एक टाइम बता दिया जाता है कि इस कस्टमर को जो सोल्यूशन देना है, इसकी शिकायत का जो निवारण करना है, इसको जो उपचार प्रदान करना है, वो इस टाइम पीरियड के अंदर ही देना है। मान लो कोर्ट ने बोल दिया कि 10 दिन के अंदर इसको उपाय दो, 10 दिन के अंदर इसको उपचार प्रदान करो, तो डेफिनेटली 10 दिन के अंदर हमें उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना ही होगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की स्थापना की गई है, क्यों? कंज्यूमर्स के फेवर में काम करने के लिए, प्लस कंज्यूमर को एजुकेशन देने के लिए, ताकि उनके हितों की सुरक्षा की जा सके, वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहें। कंपनसेटरी नेचर ऑफ प्रोविजंस, कंज्यूमर के हितों की सुरक्षा के लिए काफी सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं ताकि कंज्यूमर्स को सुरक्षा मिलती रहे। इन प्रोविजंस का बेनिफिट कस्टमर्स लेते रहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ एडिशनल बेनिफिट भी कस्टमर्स को दिए जा सकते हैं। मान लो कोई ऐसा केस है जिसकी वजह से कस्टमर का बहुत सारा खर्चा हो गया और वो केस कस्टमर जीत जाता है। प्रोडक्ट था मान लो 50,000 का, पर 50,000 के प्रोडक्ट के चक्कर में उसका खर्चा और एडिशनल हो गया, 20,000 का खर्चा और भी हो गया, तो कंपनी के ऊपर केस हो सकता है। 50,000 तो उसको मिलेंगे ही, प्लस जो इसका एडिशनल खर्चा हुआ है वो भी उसको प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ऐसे ऐसे बेनिफिट, ऐसे ऐसे प्रोविजन है जिससे एक कंज्यूमर को क्षतिपूर्ति प्लस एडिशनल बेनिफिट दिया जा सकता है। तो ये थे हमारे फीचर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के में। तो आइए अब हम बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के मेन प्रोविजंस के, कौन कौन से मुख्य प्रावधान हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में आते हैं। तो अगर कोई भी कंज्यूमर, कोई भी कस्टमर इस एक्ट के प्रोविजंस का बेनिफिट लेना चाहता है तो उसको क्या करना होगा? जो भी मेन प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को पहले जान लेना उसके लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि कंज्यूमर का मीनिंग क्या है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम कंज्यूमर का मीनिंग अपनी लैंग्वेज में ले लें, पर हमको क्या करना है, कंज्यूमर का मीनिंग एज इट इज समझना है, जैसा मीनिंग हमको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में दिया हुआ है। इसके बाद हम ये जानेंगे कि ग्राउंड फॉर कंप्लेन, कंप्लेन करने का क्या आधार है, कंप्लेन किस किस वजह से की जा सकती है। 5 बातें हमने सेकंड टॉपिक के अंडर में स्टडी करनी है। इसके बाद हम ये स्टडी करेंगे कि 3 टायर जुडिशियल मशीनरी क्या है, जैसे कि मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में बताया था, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे कंप्लेंट डिस्पोजल पीरियड, कंप्लेन को कैसे समाधान किया जाएगा, कंप्लेन को कैसे निपटाया जाएगा।
फिर हम बात करेंगे हु कैन फाइल कंप्लेन, कंप्लेन कौन फाइल कर सकता है, किस किस के पास ये अधिकार है कि कंप्लेन फाइल की जा सके। फिर बात आएगी अगेंस्ट वूम कैन बी कंप्लेंट बी फाइल्ड, कंप्लेन किस किस के अगेंस्ट फाइल की जा सकती है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि कंप्लेन की फीस, अगर कोई कंज्यूमर कंप्लेन करना चाहता है तो उसकी फीस क्या होगी, ये टॉपिक हम टॉपिक नंबर 7 डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि रिलीफ रेमेडीज फॉर कंज्यूमर्स, कंज्यूमर को क्या रिलीफ मिलने वाला है, क्या समाधान मिलने वाला है। इस टॉपिक के अंडर में हमने छोटी छोटी 9 छोटी छोटी बातें हमने डिस्कस करनी है। तो इन सारी बातों को जान लेने के बाद आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का बेनिफिट ले सकते हो। तो आइए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग कंज्यूमर का मीनिंग क्या है, कंज्यूमर का अर्थ क्या है, किसको हम कंज्यूमर उपभोक्ता कह सकते हैं। तो उपभोक्ता का अर्थ, उपभोक्ता का मीनिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग क्या है। ही बाइज गुड्स और हायर सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन, हर वो व्यक्ति जो गुड्स या सर्विसेज को खरीदता है एक कंसिडरेशन के बदले। मान लो मैंने किसी को पैसा दिया या पैसा देने का मैंने प्रॉमिस किया या आधा पैसा दिया और आधा पैसा देने का प्रॉमिस किया, तो डेफिनेटली एक कंसिडरेशन तो है, बदले में मैंने क्या लिया, गुड्स या सर्विसेज। तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर कहेंगे। पर इसके अंदर हमने उस पर्सन को इंक्लूड नहीं करना है जो प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदता है दोबारा बेचने के पर्पज में या कॉमर्शियल पर्पज के लिए खरीदता है। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक ऐसा पर्सन जो प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदेगा खुद के लिए, पर वो दोबारा सेल करने के पर्पज के लिए नहीं हो सकती, कॉमर्शियल पर्पज के लिए वो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मतलब वो गुड्स या सर्विसेज होनी चाहिए फॉर पर्सनल यूज और टू अर्न हिज लाइवहुड बाय मींस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, या तो वो गुड्स और सर्विसेज खुद के लिए यूज करेगा या अपनी आजीविका को चलाने के लिए। फॉर एग्जांपल हम एक डॉक्टर का एग्जांपल लेते हैं। डॉक्टर ने क्या किया, सीटी स्कैन की मशीन हॉस्पिटल में लगाई, किस लिए लगाई, ताकि वो उसको यूज करेगा कस्टमर्स के लिए, पेशेंट्स के ऊपर उसको अप्लाई करेगा। एक्सरे की मशीन लगाता है, किस लिए, ताकि पेशेंट्स का एक्सरे कर सके, पर मशीन को अल्टीमेटली वो डॉक्टर खुद ही यूज कर रहा है। इसी तरह से मान लो डॉक्टर्स की स्लिप मेंटेन रखने के लिए डॉक्टर ने क्या किया, पेशेंट्स का डाटा मेंटेन करने के लिए ऑफिस के अंदर एक लैपटॉप रखा हुआ है, तो लैपटॉप आजीविका कमाने का एक साधन है पर यूज वो खुद ही कर रहा है उसको, तो डेफिनेटली तो हम डॉक्टर को भी यहां पर क्या कहेंगे, एक कंज्यूमर ही कहेंगे। तो द कंसिडरेशन में बी पेड प्रोमिस्ड या पार्शियली पेड एंड द पार्शियली प्रोमिस्ड, हम कह सकते हैं कि जो कंसिडरेशन हमने देनी है, हो सकता है कि हमने पूरी की पूरी पेमेंट देने का प्रोमिस किया हो या कुछ पेमेंट कर दी हो, बाकी का प्रोमिस भी कर दिया हो, तो कंसिडरेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग कुछ अमेंडमेंट्स अभी कर दी गई हैं। कंज्यूमर एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है, चाहे वो ऑनलाइन परचेज करे चाहे वो ऑफलाइन परचेज करे। आजकल आपको पता है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग का जमाना आ गया, हर कोई ऑनलाइन खरीदने में लगा हुआ है और कहीं ना कहीं ऑनलाइन लोगों को प्रोडक्ट परचेज करने में सर्विसेज के अंदर भी धोखा हो ही जाता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस कर दिया गया है, उसकी जगह पर आ गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन परचेज करने वालों को भी कंज्यूमर का ही दर्जा दिया गया है। अब चाहे वो टेली शॉपिंग के थ्रू परचेज करे, चाहे डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू परचेज करे या मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू प्रोडक्ट या सर्विसेज को उसका बेनिफिट लेता है, तो उस पर्सन को भी हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर कहेंगे। तो अभी हमने क्या करना है, जो हमारा करंट एग्जाम का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हमने जो डेफिनेशन देनी है वो यही देनी है, क्योंकि ये डेफिनेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अभी तक बुक्स में अपडेट नहीं किया गया है। तो ये हुआ हमारा कंज्यूमर का मीनिंग, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम में अगर आता है तो यही डेफिनेशन कंज्यूमर की हमको लिखनी है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि हम कंप्लेन कौन कौन से बेस पे कर सकते हैं, ग्राउंड फॉर कंप्लेंट्स। तो इसके अंडर में हमने 5 छोटे छोटे टॉपिक स्टडी करने हैं। तो 5 टॉपिक्स में से जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस।
एक ऐसा कंज्यूमर जो किसी बिजनेसमैन के अनुचित व्यापार व्यवहार की वजह से पीड़ित है, तो वो कंप्लेन कर सकता है। पर हमको ये जान लेना जरूरी है कि यहां पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, इन दोनों का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मीनिंग क्या है। अगर कोई बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट को ज्यादा करने के लिए कोई गलत तरीका अपनाता है, तो उसको हम बोलते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। जैसा कि आपको पता है, कभी कभी प्रोडक्ट का प्राइस हमसे ज्यादा ले लिया जाता है, तो ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। घटिया क्वालिटी का माल दे देना क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम है क्योंकि क्वालिटी घटिया है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। इसी की तरह रॉन्ग इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट और सेल सर्विस, आपको प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दी गई है। दूसरी बात, गिफ्ट स्कीम, मान लो आप एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए गए, आपको बोला गया कि इस 1000 रुपए के प्रोडक्ट के साथ 200 रुपए का गिफ्ट मिलेगा, पर रियलिटी में क्या हुआ, ये गिफ्ट की जो कॉस्ट है इसके अंदर पहले से ही इंक्लूड है, तो ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड को फॉलो ना करना, कभी कभी गुड्स का स्टैंडर्ड फिक्स होता है कि आपको इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग गुड्स या सर्विसेज सेल करनी है, अगर कोई बिजनेसमैन उस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता तो मतलब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। बनावटी कमी पैदा कर देना, होर्डिंग ऑफ गुड्स, जैसे गुड्स होने के बावजूद भी वो प्रोडक्ट सेल नहीं करता, तब भी आप कंप्लेन कर सकते हो। तो ये एग्जांपल हुए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का क्या मीनिंग है हमने जान लिया। अब हम जान लेते हैं रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस का क्या मीनिंग है, मतलब आरटीपी। मतलब जब कोई बिजनेसमैन गुड्स या सर्विस को सेल करता है कंडीशंस लगाकर, तो उसको हम बोलेंगे कि उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, प्रतिबंध लगाया है कि अगर आप ये खरीदोगे तो ये भी खरीदना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी कार सेल करने वाले ने कहा कि अगर आप कार लोगे तो आपको इंश्योरेंस की पॉलिसी भी साथ लेनी ही होगी, हमसे ही लेनी होगी, तो ये हुआ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। इसी तरह से जैसा कुछ टाइम पहले प्रैक्टिसेस में काम चल रहा था कि जैसे ही हमको गैस का कनेक्शन लेना है, गैस के कनेक्शन के साथ हमको गैस चूल्हा भी लेना ही पड़ता था, खरीदना ही पड़ता था, तो ये हुआ प्रतिबंधित। रिस्ट्रिक्टिव का मतलब क्या है, हमने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि अगर ये खरीदोगे तो ये भी खरीदना ही पड़ेगा, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। तो अभी हमने टॉपिक नंबर 1 के अंदर क्या सीख लिया कि अनफेयर और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस क्या है, इसका मीनिंग क्या है। इस बेस पर भी एक कंज्यूमर केस फाइल कर सकता है। अब हम स्टडी करते हैं बाकी के 4 टॉपिक्स। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है डिफेक्टिव गुड्स। डिफेक्टिव गुड्स के अंदर मतलब क्वांटिटी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं है, क्वालिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, पावर के अकॉर्डिंग नहीं है, जो पावर का प्रोडक्ट आपने मांगा था वो पावर वो प्रोडक्ट आपको दे ही नहीं रहा, प्योरिटी नहीं है, तो इन प्रोडक्ट्स को हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट में डिफेक्ट है। डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, बैंक से मान लो आपने लोन लेने के लिए अप्लाई किया पर बैंक जानबूझकर देरी कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पास करने में देरी कर रही है, ट्रांसपोर्ट कंपनी ने गुड सप्लाई करने में देरी कर दी, अननेसेसरी बेवजह, गलत बिल बना दिया गया टेलीफोन डिपार्टमेंट ने या बिजली डिपार्टमेंट ने, तो एक कंज्यूमर इस बेस के ऊपर भी केस फाइल कर सकता है। एक्सेसिव प्राइस चार्जिंग ऑफ प्राइस, प्राइस ज्यादा ले लेना, प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस लिखा हुआ है मान लो 200 रुपए, बिजनेसमैन ने चार्ज कर लिया आपसे 300 रुपए, ज्यादा ले लिया, पैकेट पे या प्रोडक्ट के ऊपर लिखे हुए प्राइस से ज्यादा ले लेना। डिसाइडेड बाय द एन एक्ट, कानून ने प्राइस डिसाइड किया हुआ है, सरकार ने बोला हुआ है कि इस प्रोडक्ट का मैक्सिमम प्राइस इतना रहेगा, पर फिर भी सामने वाले ने क्या किया, प्राइस ज्यादा ले लिया, इस बेस के ऊपर भी केस किया जा सकता है। सप्लाई ऑफ डेंजरस गुड्स, कभी कभी कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसको सेल करने से पहले कस्टमर को सारी जानकारी सारी इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए, ये प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, आंखों के लिए नुकसान हो सकता है, हाथों को नुकसान पहुंच सकता है, शरीर के लिए बॉडी के लिए रिस्क हो सकता है, तो ऐसे प्रोडक्ट के बारे में हमको इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए। प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है,
प्रोडक्ट में क्या मिक्स किया गया है, जैसे प्रेशर कुकर, कुकिंग गैस, कुछ दवाइयां जो बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती हैं, कुछ चीजें ऐसी जो आप खुद तो यूटिलाइज कर लेते हो पर बच्चे अगर यूज कर ले तो उनके लिए खतरा साबित हो सकता है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट को सेल करने से पहले हमें कंज्यूमर को दे देनी चाहिए। पर अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती और कंज्यूमर को या कंज्यूमर की फैमिली को उस प्रोडक्ट से नुकसान हो जाता है, तो वो कंज्यूमर क्या कर सकता है, इन बातों के बेस पर भी केस फाइल कर सकता है। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो टॉपिक नंबर जो 3 है वो है 3 टायर जुडिशियल मशीनरी। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि एक कंज्यूमर केस फाइल किस अकॉर्डिंग, कौन सी कंडीशंस के अकॉर्डिंग कहां कहां फाइल कर सकता है। क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग कुछ कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए गए हैं, कुछ न्यायालयों की स्थापना की गई है, जिसमें है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। इस टॉपिक के बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल में आगे आने वाली वीडियो में जानेंगे। अब हम जान लेते हैं हमारा सेकंड टॉपिक, जो है कंप्लेंट डिस्पोजल पीरियड। मतलब कंप्लेन अगर किसी कस्टमर ने की है, किसी कंज्यूमर ने अगर कंप्लेन की है, तो उसकी शिकायत का निवारण कितनी जल्दी होगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग अगर कोई कंज्यूमर शिकायत करता है, कंप्लेन करता है, तो उसकी शिकायत बहुत जल्दी सुलझा दी जाती है, बहुत स्पीडली। तो नॉर्मल सिचुएशन के अंदर कंज्यूमर्स की कंप्लेन को 3 महीने के अंदर सोल्व कर दिया जाता है। पर कोई ऐसा केस है, स्पेशल केस है, मान लो हमने प्रोडक्ट की चेकिंग करनी है, लैब के अंदर उसकी टेस्टिंग होनी है, तो उस केस के अंदर मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है, सिर्फ 5 महीने। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, नॉर्मल सिचुएशन के अंदर उसकी शिकायत का निपटारा मैक्सिमम 3 महीने में कर दिया जाता है। अगर प्रोडक्ट की टेस्टिंग होनी है कहीं पे, तो मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है, 5 महीने। तो देखा जाए तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कंज्यूमर्स के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि who कैन फाइल कंप्लेन। कंप्लेन कर कौन कौन सकता है। एक कंज्यूमर कंप्लेन खुद कर सकता है, एक रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन भी कंप्लेन कर सकती है। जरूरी नहीं है कि कंज्यूमर इसका मेंबर हो, एक रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन भी कंप्लेन फाइल कर सकती है। वन और मोर कंज्यूमर्स, मान लो 10 कंज्यूमर ऐसे हैं जिनको कॉमन नुकसान हुआ है, अब उन सबको कॉमन बेनिफिट लेना है, तो वो लोग मिलकर भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये लोग भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी बात आती है अगेंस्ट हुम कैन द कंप्लेंट बी फाइल्ड। किस किस के अकॉर्डिंग हम केस फाइल कर सकते हैं। टॉपिक नंबर 1, अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, गुड्स अगर डिफेक्टिव हैं, तो क्या करोगे आप, बेचने वाले के अगेंस्ट केस कर सकते हो, या मैन्युफैक्चरर जिसने गुड्स को बनाया है, प्रोड्यूसर कह सकते हैं हम। तो अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव है तो सेलर या मैन्युफैक्चरर किसी के भी अगेंस्ट आप केस फाइल कर सकते हो। अगर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज है, सर्विसेज में अगर कमी रही है, तो केस आप किसके अगेंस्ट करोगे, जिसने आपको सर्विस प्रोवाइड की है। यहां पे सर्विसेज में कमी होने का क्या मतलब है, इम्परफेक्शन ऑफ सर्विसेज, शॉर्टकमिंग, दोष है, मतलब प्रोडक्ट सर्विस के अंदर सर्विस में क्या है, दोष है, क्वालिटी नहीं है, नेचर नहीं है, जिस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग देनी चाहिए थी आपको, जिस मैनर में आपको देनी चाहिए थी वो नहीं दी, इन एडुकेसी है। तो अगर सर्विसेज में कमी है तब भी आप सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो। अब बात आती है कि कंप्लेन करने की फीस कितनी होगी। तो जब भी कोई कंज्यूमर केस फाइल करता है तो उसके साथ एक नॉमिनल फीस फिक्स की हुई है जो हमको डिपॉजिट करानी ही होती है। हर कंप्लेन के साथ मिनिमम कोई अमाउंट फिक्स किया हुआ है, वो डिपॉजिट कराना ही होता है। पर इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं अगर, तो वो पे नहीं करने होते, जैसे कोर्ट की फीस, कुछ अदर एक्सपेंसेस हैं, तो वो कंज्यूमर को पे करने की जरूरत नहीं होती। तो कंप्लेन करने की क्या फीस है, सिर्फ जब आप कंप्लेन करोगे तो उसके साथ एक अमाउंट फिक्स किया हुआ है, वो हमको डिपॉजिट कराना होता है। पर इसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो कोर्ट की फीस है, चाहे कुछ और एक्सपेंसेस हैं, वो कंज्यूमर को पे करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया
थ्री टायर जुडिशियल मशीनरी, जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर हमने डिस्कस किया कि कंप्लेन कितने टाइम में सॉल्व हो जाती है। नॉर्मल टाइम पीरियड में 3 महीने, मैक्सिमम टाइम पीरियड 5 महीने। फिर कंप्लेन कौन कौन फाइल कर सकता है, कंज्यूमर, एसोसिएशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कंज्यूमर्स का ग्रुप केस फाइल कर सकते हैं। कंप्लेन किस किस के अगेंस्ट की जा सकती है, सेलर, मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर। फिर बात आई कि कंप्लेन करने की फीस क्या है, मिनिमम अमाउंट है, एक डिपॉजिट करानी होती है, कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस अगर हैं तो कंज्यूमर को वो पे करने की जरूरत नहीं होती। अब हमने टॉपिक डिस्कस करना है रिमेडीज या रिलीफ अवेलेबल फॉर कंज्यूमर्स। तो सबसे पहला जो हमारा रिलीफ कंज्यूमर को मिलता है वो है रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स। अगर लैब के अंदर, प्रयोगशाला में ये प्रूफ हो जाता है कि प्रोडक्ट में रियलिटी में ही डिफेक्ट है, तो ऑर्डर दिया जा सकता है कि उस प्रोडक्ट में डिफेक्ट को खत्म किया जाए, डिफेक्ट को दूर किया जाए। फॉर एग्जांपल, आपने एक मोबाइल लिया, नया मोबाइल लिया, पर मोबाइल की डिस्प्ले में प्रॉब्लम है। आपने केस फाइल किया, प्रूफ हो गया कि डिस्प्ले में रियलिटी में प्रॉब्लम है कंपनी की तरफ से, तो कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर दे सकता है कि डिफेक्ट को दूर करो। या हो सकता है कि कंपनी के पास डिस्प्ले के अंदर ये प्रॉब्लम खत्म करने का कोई सोल्यूशन हो ही ना, तो हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट रिप्लेस कर दिया जाए, मोबाइल आपका मंगवा लिया जाए और दूसरा मोबाइल आपको नया भेज दिया जाए। तीसरा सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि कंपनी के पास वो मोबाइल अब हो ही ना, स्टॉक में ही ना हो, तो कंपनी ना तो आपका डिफेक्ट दूर कर सकती है, ना आपको प्रोडक्ट रिप्लेस कर सकती है, तो क्या होगा, पैसा आपका रिफंड भी मिल सकता है। तो ये हुए पहले 3 रिलीफ। चौथी बात, अवार्ड ऑफ कंपनसेशन। हो सकता है कि प्रोडक्ट को यूज करते हुए आपके बॉडी को नुकसान हुआ हो, कुछ और नुकसान हुआ हो, तो उस नुकसान की भरपाई की जाती है, मनी से कंपनसेट किया जाता है। पांचवी बात, रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। अगर सर्विसेज के अंदर कोई कमी रह गई है तो उस कमी को दूर करने का भी निवारण किया जाता है। अब डेफिशिएंसी इन सर्विसेज क्या है, ये टॉपिक हमने पीछे वाली वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। छठी बात, डिसकंटिन्यू ऑफ अनफेयर रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस। कुछ अनुचित व्यापार व्यवहार होता है, गलत तरीके अपनाना, तो उसके ऊपर भी रोक लगाई जा सकती है। मान लो गैस का कनेक्शन लेते हुए सामने वालों ने आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि गैस का कनेक्शन लेने के साथ साथ गैस का चूल्हा लेना भी बहुत जरूरी है। कार लेने के साथ कार के इंश्योरेंस की पॉलिसी लेनी भी जरूरी है। अगर आपने कंप्लेन कर दी, कंप्लेन आपकी पूरी हो गई, समाधान मिल गया, तो कोर्ट क्या कर सकता है, इस प्रकार की अनफेयर या रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस पर भी रोक लगा सकती है। स्टॉपिंग द सेल ऑफ डेंजरस गुड्स। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हमारे लिए रिस्की होते हैं, डेंजर होते हैं, हमारे लिए यूज करना भी उनके लिए हमारे लिए खतरनाक होता है, तो कोर्ट ऐसा कह सकता है कि इन प्रोडक्ट को यूज करने पर रोक लगा दी जाए। हो सकता है कि इस प्रकार के प्रोडक्ट को मार्केट से ही विड्रॉल कर लिया जाए, कंपनी को ऑर्डर दे दे कि इस प्रकार के प्रोडक्ट आपने अब नहीं सेल करने, क्योंकि कंपनी अगर मार्केट में प्रोडक्ट रखती है तो कोई ना कोई तो खरीदेगा, तो कहीं ना कहीं से किसी का तो नुकसान होने ही वाला है। तो ये सारे बेनिफिट कंज्यूमर्स को मिलते रहते हैं। 8वां पॉइंट के बाद 9th पॉइंट, पेमेंट ऑफ एडुकेट कॉस्ट। लास्ट जो रिमेडी अवेलेबल है कंज्यूमर के लिए, क्या करना होगा, ट्रेडर शुड पे द एडुकेट कॉस्ट टू द विक्टिम। कभी कभी ऐसा होता है कि विक्टिम का, कुछ पीड़ित पक्षकार का कुछ खर्चा भी लग जाता है, तो ट्रेडर क्या करेगा, उसको अतिरिक्त पैसे और भी पे करेगा। मान लो 50,000 रुपए का प्रोडक्ट था, खराब निकला, कंपनी को बताया, कंपनी मानी नहीं, अब बंदा क्या करेगा, खर्चे करेगा, अपने कोर्ट में केस फाइल करेगा, उसके 10,000 रुपए का खर्चा और हो गया। अब कंपनी ने क्या करना है, 50,000 तो पे करने ही है उसको, प्रोडक्ट तो रिप्लेस करके देगी ही, मान लो ये प्रोडक्ट के अंदर डिफेक्ट दूर करके देगी, पर उसका जो सामने वाले पर्सन का जो 10,000 का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है वो भी पे करना ही होगा। तो इस प्रकार के ऑर्डर कोर्ट दे सकती है। तो हमने यहाँ पर 9 वो रेमेडीज पढ़ी हैं, वो सर्विसेज, वो बेनिफिट हमने पढ़े हैं जो एक कंज्यूमर को मिलते हैं। या तो प्रोडक्ट के अंदर डिफेक्ट दूर होगा, रिप्लेस हो जाएगा, मनी रिफंड हो जाएगी, कोई नुकसान हुआ है तो उसको वो भी पैसा मिलेगा, सर्विसेज में डेफिशिएंसी रही है तो वो उसको दूर किया जाएगा, या सर्विसेज दोबारा प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो ऐसा हो सकता है। अनफेयर रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस पर रोक लगाई जा सकती है ताकि ऐसा प्रोडक्ट दोबारा ना सेल हो, ऐसा काम दोबारा ना हो, ऐसा गड़बड़ी फिर से कोई दोबारा रिपीट ना करे। डेंजरस प्रोडक्ट
को सेल करने पर रोक लगाई जा सकती है। मार्केट से डेंजरस प्रोडक्ट रिमूव किए जा सकते हैं ताकि वो प्रोडक्ट दोबारा से किसी को सेल ना किया जा सके। एक्स्ट्रा कोई खर्चा अगर हुआ है किसी पर्सन का तो वो भी उसको रिफंड कराने के ऑर्डर कोर्ट दे सकती है। तो हमारा ये प्रोविजंस का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो 6 राइट्स प्लस 2 राइट्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिए गए हैं। तो पहले वाले 6 राइट्स प्लस 2 राइट्स जो मैं आपको बता रहा हूं अभी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिए गए हैं, इसको हम अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहला राइट है राइट टू सेफ्टी। ये राइट कंज्यूमर को अवेलेबल क्यों है? ये गुड्स और ऐसी ऐसी सर्विसेज से कंज्यूमर को सुरक्षा प्रदान करता है जिसकी वजह से कंज्यूमर की हेल्थ, लाइफ, प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है। कुछ गुड्स और सर्विसेज हमको पता है कि ऐसे देखने को मिलती हैं, हमको भी यूज करने को मिलती हैं, जिससे हमारी हेल्थ को भी नुकसान हो जाता है, लाइफ प्रॉब्लम में पड़ जाती है, प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है। वो कौन सी वस्तुएं हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल कुछ नकली प्रोडक्ट, फेक प्रोडक्ट या मिलावटी घटिया क्वालिटी वाली दवाइयां हो गई, ब्रेड हो गया, दूध हो गया मिलावट वाला, बटर हो गया, जैम, ये सारी घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं। इनसे हमारी हेल्थ को नुकसान हो सकता है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हो सकते हैं जो गलत टाइप की क्वालिटी से बने हो, जैसे प्रेशर कुकर, कुछ बिजली की प्रेस, कुछ और प्रोडक्ट भी ऐसे हो सकते हैं जिसको अगर हम यूज करें हमारी हेल्थ को नुकसान हो सकता है। तो ये जो पहला राइट है ऐसी वस्तुओं और सेवाओं से हमें सुरक्षा प्रदान करता है जो एक कंज्यूमर की हेल्थ के लिए, लाइफ के लिए, उसकी प्रॉपर्टी के लिए नुकसानदेही साबित हो सकता है। तो एक कंज्यूमर को राइट है ऐसी गुड्स और सर्विसेज के अंगेंस्ट क्षति अगर हो जाती है उससे सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार। पहला पॉइंट था हमारा राइट टू सेफ्टी। दूसरा जो हमारा पॉइंट है राइट टू इन्फॉर्म्ड। एक कंज्यूमर को पूरा अधिकार होता है इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का। जब भी वो कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के लिए जाए सारी इंफॉर्मेशन उसको ले लेनी चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन के बेस पर ही वो डिसाइड करता है प्रोडक्ट खरीदूं या ना खरीदूं। प्रोडक्ट खरीदने या ना खरीदने का जो उसका डिसीजन होता है वो इंफॉर्मेशन के बेस पर ही होता है। इसलिए कंज्यूमर को राइट है इंफॉर्मेशन लेने का। इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट का टाइप, क्वालिटी, प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, प्रोडक्ट में क्या पावर है, प्रोडक्ट कब बना है, प्रोडक्ट की क्या एक्सपायरी डेट है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसको लेने का अधिकार है। अगर कोई भी पर्सन उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है और वो प्रोडक्ट परचेज कर लेता है फिर उसको हानि हो जाती है तो कंज्यूमर को क्षतिपूर्ति लेने का भी अधिकार है। तो डेफिनेटली जो हमने सेकंड पॉइंट स्टडी किया है वो यही है कि कंज्यूमर को सारी इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार है, क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन के बेस पर वो डिसाइड करता है कि मैं प्रोडक्ट खरीदूं या ना खरीदूं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है राइट टू चूज। एक कंज्यूमर को अधिकार दिया गया है अपनी मर्जी से प्रोडक्ट सिलेक्ट करने का, क्योंकि जब भी हम मार्केट में कुछ भी खरीदने के लिए जाते हैं तो हमारे सामने काफी सारी चॉइसेस होती हैं, हमारी मर्जी होती है, हमारी चॉइस होती है कि हम कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस परचेज कर सकते हैं। तो चयन करने का, प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का उसके पास एक अधिकार है। अगर ये अधिकार कोई छीनता है तो मतलब गड़बड़ है वहां पर। तो एक कंज्यूमर को अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। राइट टू चूज, तो एब्सोल्यूट राइट टू बाय एनी गुड्स और सर्विस फॉर हिज चॉइस। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो कोई भी गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके सामने काफी गुड्स और सर्विसेज होती हैं, उसको पता है कि कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है तो अपनी मर्जी से ही खरीदेगा। फिर भी अगर कोई बेचने वाला, सेलर मतलब अनफेयर मैनर, कोई गलत तरीका अपनाता है, उसको प्रोडक्ट सेल करता है या मजबूर करता है प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो मतलब उसके अधिकार को छीना गया है। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो एक कंज्यूमर को चाहिए कि उसको अपने राइट के बारे में पता होना चाहिए। राइट टू चूज, आपकी मर्जी है, आप जो खरीदो, जो सिलेक्ट करो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राइट टू बी हियर्ड। अगर किसी भी कस्टमर के साथ कोई भी गड़बड़ होती है, कोई प्रोडक्ट जिससे उसकी हेल्थ को नुकसान हुआ, कोई ऐसी बात जो उसको इन्फॉर्म नहीं की गई, कोई ऐसा टॉपिक जिससे उसके सिलेक्शन में बाधा डाली गई, तो एक कंज्यूमर को राइट है, अधिकार है अपनी कंप्लेन को फाइल करने का। तो ये चौथे वाला जो टॉपिक है इसकी इंपॉर्टेंस तभी है जब एक कंज्यूमर इन तीनों राइट्स के बारे में जानता हो।
इन तीनों के अगेंस्ट उसको कंप्लेन करने का अधिकार मिल जाए। तो ये तीनों राइट्स कंज्यूमर को पता होने चाहिए। इसके अगेंस्ट अगर कुछ होता है तो उसको कंप्लेन फाइल करने का अधिकार होता है। तो वो कंप्लेन फाइल कर सकता है, तो उसकी कंप्लेन को सुना जाएगा, उसकी कंप्लेन को सोल्व भी किया जाएगा, उसको सॉल्यूशन दिया जाए। तो कंज्यूमर सर्विस सेल आजकल बनाए गए हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज क्या कर रही हैं आजकल, कंज्यूमर सर्विस सेल बना रही हैं। ये सर्विस सेल क्या करते हैं, कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करते हैं। तो कुछ न्यूज़पेपर भी ऐसे हैं जिनके कुछ अलग से कॉलम बने होते हैं जो कंज्यूमर्स की कंप्लेन को पब्लिश करते हैं, ताकि सबको पता लगे कि कंज्यूमर को क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो सुनने का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है। तो ये राइट एक कंज्यूमर प्रयोग कर सकता है। अगर उसके साथ कहीं पर भी कोई गड़बड़ होती है, कंप्लेन को फाइल कर सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राइट टू सीक रिड्रेसल, उपचार प्राप्ति का अधिकार। अगर किसी कंज्यूमर के साथ गड़बड़ होती है, कंप्लेन उसने फाइल कर दी मान लो अभी, तो उसको उपचार प्राप्ति का भी अधिकार है। मान लो जो प्रोडक्ट उसने खरीदा था उसको धोखे से प्रोडक्ट बेच दिया गया, क्वालिटी नहीं थी, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग नहीं था, तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट को रिप्लेस करवा सकता है, रिफंड करा सकता है, पैसे वापस ले सकता है, कुछ भी रिपेयरिंग हो सकती है, प्रोडक्ट रिटर्न करने का भी अधिकार है। तो किसी भी प्रकार का उपचार उसको दिया जा सकता है। मतलब कंज्यूमर को या तो प्रोडक्ट रिटर्न ले लिया जाएगा, पैसे वापस रिफंड दिया जा सकता है, प्रोडक्ट रिप्लेस करके या प्रोडक्ट रिपेयर करके। तो उसको उपचार प्राप्ति का भी अधिकार है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो कंज्यूमर को शिक्षित होने का भी अधिकार है। एक कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि मेरे राइट्स क्या हैं। तो हर कंज्यूमर को राइट है कि टाइम टू टाइम खुद को अपडेट करता रहे, पता करता रहे कि मेरे पास क्या क्या राइट्स हैं। क्योंकि अगर कंज्यूमर अपडेट रहेगा, उसको एजुकेशन मिलती रहेगी, खुद एजुकेटेड होता रहेगा, तो डेफिनेटली अपने राइट्स को ठीक ढंग से यूज करता रहेगा। तो उसको अपनी एजुकेशन के बारे में, अपने राइट्स के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए, उसके क्या अधिकार है उसको पता होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट भी काफी फायदेमंद तरीके से काम करती है। जैसे उपभोक्ता जागरण नाम से एक मैगजीन आती है, उसमें काफी सारी बातें कंज्यूमर को लेकर लिखी होती हैं, काफी सारे इश्यूज सोल्व करके दिखाए जाते हैं। ये मैगजीन लगभग 3 महीने के गैप पे ही पब्लिश होती है। इसी तरह से एक प्रोग्राम भी आता है संरक्षण उपभोक्ता का, इसमें भी कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम्स को सोल्व होते दिखाया जाता है। एक कंज्यूमर डे है जो 15 मार्च को हर साल मनाया जाता है, जिसमें कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, काफी सारी बातें इसके अंडर में भी डिस्कस की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू बेसिक नीड्स। एक उपभोक्ता को अधिकार है अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने का। बेसिक नीड्स मतलब आधारभूत आवश्यकताएं, जिससे वो जीवन अपना कंटिन्यू चला सके। वो क्या चीजें हो सकती है, फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, शेल्टर मतलब छत, मकान, एनर्जी, सैनिटेशन, हेल्थ केयर। तो ये सारी चीजें उसको मिलनी चाहिए। ये आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जीवन यापन करने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो एक कंज्यूमर को अधिकार है कि जीवन को चलाने के लिए सारी नीड्स उसको मिले। अगला है राइट टू हेल्थी इन्वायरमेंट। एक ऐसा इन्वायरमेंट जो बिल्कुल सुरक्षित है। तो ये राइट क्यों दिया गया है, दिस राइट्स प्रोवाइड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्वायरमेंट पोल्यूशन। कभी कभी कुछ कंपनीज आपको पता है कि वातावरण को प्रदूषित करती हैं, तो उसके अगेंस्ट लड़ने का भी अधिकार कंज्यूमर को दिया गया है कि आपको क्या करना है, प्रदूषित वातावरण को सहन नहीं करना है, इसके विरुद्ध लड़ना है। आप केस फाइल कर सकते हो, एनवायरमेंट पॉल्यूशन के अगेंस्ट आवाज उठा सकते हो। तो दिस राइट्स प्रोवाइड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनवायरमेंट पॉल्यूशन, वातावरण के प्रदूषण के अगेंस्ट सुरक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार है। तो क्या फायदा होगा इससे, हमारी लाइफ की क्वालिटी काफी इंक्रीज होती है। प्लस ये जो राइट है, राइट नंबर 8, इस बात के ऊपर भी जोर देता है कि फ्यूचर की जनरेशंस के लिए भी इन्वायरमेंट का पोल्यूशन फ्री होना बहुत जरूरी है। वातावरण को प्रदूषण से बचाया जाए, ये आज की जरूरत नहीं है, आने वाली जनरेशंस की भी जरूरत है। तो
डेफिनेटली हमने यहाँ पर इस वीडियो में 8 पॉइंट स्टडी किए हैं। पहला था हमारा राइट टू सेफ्टी, फिर इंफॉर्मेशन लेने का, सिलेक्शन करने का, सुनवाई का, उपचार प्राप्ति का, एजुकेशन का, बेसिक नीड को पूरी करने का, देन हेल्थी इन्वायरमेंट है। तो आइए अब हम बात करते हैं कंज्यूमर की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो देखिए, गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने से रिलेटेड कंज्यूमर को काफी सारे राइट्स दिए गए हैं। उन राइट्स के साथ साथ एक कंज्यूमर को यह भी पता होना चाहिए कि उसके क्या उत्तरदायित्व हैं, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स। गुड्स और सर्विस से रिलेटेड काफी सारे राइट्स कंज्यूमर को दिए गए हैं, जैसे राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू रिड्रेसल, राइट टू कंप्लेन द फाइल। कंप्लेन करने का मतलब उसके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो कंप्लेन करने का भी उसको राइट है। सिलेक्शन करने का, काफी सारी चॉइसेस होती हैं, वो अपनी मर्जी से गुड्स को सिलेक्ट भी कर सकता है। एजुकेशन लेने का मतलब खुद को टाइम टू टाइम अपडेट करने का कि मेरे अधिकार क्या हैं। बेसिक नीड्स पूरा करने का अधिकार। तो ये सारे राइट्स एक कंज्यूमर को दिए गए हैं। इन अधिकारों को प्रयोग करना एक कंज्यूमर को आना चाहिए। तो यही फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स। जो अधिकार कंज्यूमर को दिए गए हैं उन अधिकारों को प्रयोग करना आना चाहिए। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, डोंट बाय ब्लाइंडली। हमको कोई भी प्रोडक्ट अंधे बनकर खरीदना नहीं है। हम क्या करते हैं, कभी कभी खरीदने जाते हैं, सामने वाले ने बोला कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, हमने अंधे की तरह बिहेव किया और वो प्रोडक्ट खरीद लिया। हमको अंधा नहीं बनना है, सामने वाले की ही सारी बातों पे विश्वास नहीं करना है। खुद की आंखें खुली हैं तो खुद की आंखें खोलकर भी देख लो, जो सामने वाला जो हमको बात बता रहा है क्या उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की क्वालिटी है, क्वांटिटी है, क्या प्रोडक्ट की डेट्स क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये हमको खुद भी वेरीफाई कर लेना चाहिए। प्राइस क्या है, प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्या है। तो हमको क्या करना है, सामने वाले की बातों पर विश्वास नहीं करना है। कभी कभी ऐसा ही होता है, हम प्रोडक्ट खरीदने के लिए गए, सामने वाले ने क्या करना है, अपना प्रोडक्ट बेचना है। वो मीठी मीठी बातें करता है, प्रोडक्ट सेल करने के लिए कुछ भी एक्टिविटी करता है, मार्केटिंग की टेक्निक लगाता है, उसका काम तो है ही प्रोडक्ट को सेल करना। पर हमको हमारा काम भी पता होना चाहिए कि आंख बंद करके प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, सामने वाले की सारी बातों पे ट्रस्ट ना करके खुद भी बहुत सारी वेरिफिकेशन कर लेनी है। प्रोडक्ट हमने तभी परचेज करना है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है फाइलिंग कंप्लेन। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, अनफेयर हुआ है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस की गई है, कुछ गलत प्रोडक्ट आपको दिया गया है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्वालिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपके पास एक उत्तरदायित्व है। वो उत्तरदायित्व आपको निभाना चाहिए, वो जिम्मेदारी हमको लेनी चाहिए कंप्लेन करने का। कभी कभी हम क्या करते हैं, सामने वाले ने हमसे प्राइस ज्यादा ले लिया, हमको लगता है कि 2 या 4 रुपए तो फालतू लिए हैं, हम बोलते भी हैं, पर फिर भी हमको लगता है कि हमारी मजबूरी है प्रोडक्ट खरीदना और हम उसको खरीद के आ जाते हैं। पर अगर आप चाहो तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कंप्लेन करने की। पर कंप्लेन भी हमको एक टाइम पीरियड के अंदर ही करनी होती है। कभी कभी ऐसा है कि हम कंप्लेन करने के लिए गए, तब तक उस प्रोडक्ट की गारंटी या वारंटी का टाइम पीरियड निकल गया, तो आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलने वाला है। तो कंप्लेन भी अगर आपने फाइल करनी है तो एक टाइम पीरियड के अंदर वो कंप्लेन हमको फाइल कर देनी चाहिए, ये आपका उत्तरदायित्व है। चौथी जो बात है, डोंट कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी। क्वालिटी को लेकर हमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं, कभी कभी घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, क्यों, क्योंकि वो हमको सस्ते रेट पर अवेलेबल हो जाता है। और ऐसा करना हम काफी बार पसंद भी करते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि हमारे साथ धोखा हो गया। घटिया प्रोडक्ट खरीदा वो चलेगा मान लो 2 दिन, अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदा शायद हो सकता है कि उसका रेट हो डबल, वो चलेगा मान लो 4 महीने। तो कौन सा ज्यादा अच्छा है, अच्छा क्वालिटी वाला। तो हमको क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जब भी आप प्रोडक्ट खरीदो तो प्रोडक्ट के ऊपर ISI, एग मार्क, वूल मार्क, FPO, ये सारे मार्क्स हमने देख लेने हैं। क्योंकि अगर ये सब लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि गुड्स की क्वालिटी काफी अच्छी है। क्योंकि ये मार्क कंपनीज को ऐसे ही नहीं दिए जाते हैं। जो कंपनीज अपने प्रोडक्ट को काफी अच्छा क्वालिटी का बनाती है वही कंपनीज अपने प्रोडक्ट के ऊपर ये लिख सकती है, अदरवाइज नहीं। तो हमने क्या पढ़ा अभी, हमको क्वालिटी को लेकर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हम क्वालिटी को लेकर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हमको लगता है कि प्राइस कम देना पड़ेगा, ये लालच की निशानी होती है। पांचवा पॉइंट है, बिवेयर ऑफ फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स।
कभी कभी एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर ऐसी ऐसी झूठी बातें भी दिखाई जाती हैं जिसकी वजह से हम भ्रम में आ जाते हैं, प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। तो सारी बातें जो एडवर्टाइजमेंट में बताई जाती हैं वो सच्चाई के ऊपर आधारित नहीं होती हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट देने वाली कंपनी या एडवर्टाइजमेंट कराने वाला, देने वाला हमेशा चाहेगा कि उसका प्रोडक्ट सेल हो जाए, और प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बातों को हमेशा बढ़ा चढ़ा कर ही बताया जाता है। तो हमको एडवर्टाइजमेंट देखकर उसकी ऑथेंटिकेशन चेक कर लेनी चाहिए, देख लेना चाहिए कि वो एडवर्टाइजमेंट सही है या गलत है, उसके बाद ही हमको प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जब भी हम देखते हैं, हमारे सामने एक भ्रम जाल पैदा हो जाता है और हम जाल में फंस जाते हैं, प्रोडक्ट खरीद भी लेते हैं। टेली शॉपिंग के अंदर, ऑनलाइन परचेजिंग के अंदर देखते कुछ और हैं, प्रोडक्ट जब हम घर पे मंगवाते हैं तो आता कुछ और है। तो हमको ऐसा नहीं करना है, एडवर्टाइजिंग के जाल में नहीं फंसना है। एडवर्टाइजमेंट देख भी ली तो उसके बाद उस प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन कर लो कि एडवर्टाइजमेंट में जो दिखाया जा रहा था वो रियलिटी में वैसा है या नहीं है। छठी बात है कैश मेमो एंड गारंटी वारंटी कार्ड। जब भी हम कहीं से प्रोडक्ट खरीदें तो हमको कैश मेमो ले लेना चाहिए, रिसिप्ट कि हमने परचेज किया, प्लस गारंटी या वारंटी कार्ड जो भी है हमको ले लेना चाहिए। क्या काम आएगा? इन फ्यूचर आपका प्रोडक्ट खराब हो जाता है, कोई डिफेक्ट आ जाता है तो क्या करोगे? गारंटी वारंटी कार्ड दिखाकर प्रोडक्ट रिप्लेस हो सकता है, रिपेयर हो सकता है। तो प्रोडक्ट खरीदते हुए आप कैश मेमो ले लो, गारंटी वारंटी कार्ड भी ले लो, क्योंकि अगर आपके पास कैश मेमो या गारंटी वारंटी कार्ड कुछ भी नहीं है तो आप सामने वाले के अगेंस्ट कंप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाला आपको 2 मिनट में मना कर सकता है कि आपने उससे प्रोडक्ट खरीदा ही नहीं है। तो जब भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाओ हमको कैश मेमो, गारंटी वारंटी कार्ड साथ में ले लेना चाहिए। 7th पॉइंट है डोंट बाय इन हरी। इसका मतलब है कि हमको कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जल्दबाजी में नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि हम कभी कभी कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए गए और वहां पे जाके पजल हो गए कि हमको कितना क्वांटिटी में खरीदना है, कौन सा क्वालिटी का खरीदना है, कौन से प्राइस का खरीदना है। तो जब भी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए जाएं तो उससे पहले हमें सारे एस्टिमेशंस लगा लेने चाहिए कि प्रोडक्ट कौन सी जगह से खरीदना है, कौन सी क्वांटिटी में खरीदना है, कौन सी क्वालिटी का खरीदना है, उसको खरीदने में कितना समय लग सकता है। तो ये सारे एस्टिमेशन अगर हमारे पास हैं तो डेफिनेटली हम जो प्रोडक्ट खरीदेंगे हमारे लिए सही ही होगा। अदरवाइज जल्दबाजी के चक्कर में कभी कभी क्या होता है, प्रोडक्ट का प्राइस कम है और हम ज्यादा पैसे देकर आ जाते हैं, घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट के लिए भी ज्यादा पैसे देकर आ जाते हैं। प्रोडक्ट लेने के लिए गए थे अच्छा क्वालिटी का और घटिया क्वालिटी का खरीद कर आ गए, तो कहीं ना कहीं ये सारे काम जल्दबाजी में होते हैं। तो हमको प्रोडक्ट खरीदने से पहले सारे एस्टिमेशन लगा लेने चाहिए। हमने पीछे वाली वीडियोस में डिस्कस किया है कंज्यूमर के राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब बात आती है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए, क्योंकि कंज्यूमर क्या यूज करता है? गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज की वजह से एक कंज्यूमर को कभी कभी नुकसान भी होता है, तो उस नुकसान के विरुद्ध कंज्यूमर को अगर अब हमको प्रोटेक्शन देनी है, वो कौन कौन से रास्ते हैं प्रोटेक्शन देने के, वो सभी रास्तों की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहला रास्ता तो कंज्यूमर के पास खुद होता है, अपने राइट्स का पता होना। कंज्यूमर को अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जानकारी होनी चाहिए। प्रोडक्ट खरीदने में जल्दबाजी ना करें, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। जो भी राइट्स कंज्यूमर को दिए गए हैं, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू रिड्रेसल, ये सारी इंफॉर्मेशन एक कंज्यूमर को होनी चाहिए ताकि वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सके। इसके अलावा भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस। कुछ बिजनेस आज अपने पर्सनल लेवल पर कस्टमर सर्विस एंड ग्रीवेंस सेल को एस्टेब्लिश करते हैं, स्थापना करते हैं। इसका काम क्या होता है? कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम्स को सुनना, उनकी कंप्लेन को सुनना, उनकी कंप्लेन्स को सोल्व करना। क्यों बिजनेस आजकल ये काम अपने लेवल पे क्यों करने लगा है? सोचकर देखिए, क्योंकि हर बिजनेस चाहता है कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना, प्रॉफिट कमाना, प्रोडक्ट बार बार सेल करना। तो हर बिजनेस आजकल ये चाहता है कि कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर दिया जाए, उनकी कंप्लेंट्स को सुना जाए। तो हर बिजनेस खुद के लेवल पर आज कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम को सोल्व करने में लगा हुआ है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस पर रोक लगाने का काम भी कौन करता है? बिजनेस आजकल खुद करता है। वो चाहता है कि कहीं भर भी कंज्यूमर के साथ गलत बिहेव, अनुचित व्यापार नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है बिजनेस एसोसिएशंस। कुछ बिजनेस एसोसिएशंस मिलकर क्या करती हैं? कोड ऑफ कंडक्ट बनाती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। मतलब ये कोड ऑफ कंडक्ट क्यों बनाए जाते हैं?
इसमें फिक्स किया जाता है कि कंज्यूमर्स के साथ हमने कैसे बिहेव करना है, ट्रांजैक्शंस करनी है तो कैसे करनी है, कोई गलत तरीका नहीं अपनाना है। तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ये बिजनेस एसोसिएशंस बनाती हैं। कुछ बिजनेस एसोसिएशंस के एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। FICCI, CII, इन दोनों की क्या फुल फॉर्म है ये भी यहाँ पे लिखी हुई है। तो इनका काम भी क्या है, कंज्यूमर के साथ किए जाने वाले बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल करना। कंज्यूमर अवेयरनेस, थर्ड पॉइंट, ये एक कंज्यूमर के लिए, खुद के लिए है। कंज्यूमर को अपने राइट्स के लिए अलर्ट रहना चाहिए, कंज्यूमर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चॉइस, राइट टू रिड्रेसल, राइट टू कंप्लेन, ये सारी बातें एक कंज्यूमर को पता होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी चाहिए। जल्दबाजी में आकर प्रोडक्ट परचेज ना करें, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग पर विश्वास ना करें, प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी सारी इंफॉर्मेशन ले लें। तो एक कंज्यूमर को पूरा 100% अवेयर रहना चाहिए ताकि प्रोडक्ट यूज करते हुए उसको ये ना लगे कि उसके साथ धोखा हो गया है। फोर्थ पॉइंट है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। कुछ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो कंज्यूमर्स के लिए लड़ाई लड़ती हैं, क्योंकि कभी कभी कोई कंज्यूमर ऐसा हो सकता है जो अकेला आवाज उठाने में डर लगे, जिसको खुद के हक की लड़ाई ना लड़ सके, तो वो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प से अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, कंज्यूमर्स के लिए लड़ाई लड़ती हैं, प्लस कंज्यूमर को एजुकेशन देने का काम करती हैं। तो डेफिनेटली इनकी वजह से भी कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन मिलता ही है। पांचवी बात, गवर्नमेंट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये गवर्नमेंट के द्वारा एप्लीकेबल है। गवर्नमेंट ने स्टेट और नेशनल लेवल पर काउंसिल्स को एस्टेब्लिश करने का काम स्टार्ट किया हुआ है। कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही हैं, तो प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए काउंसिल स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पर स्थापित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, क्योंकि कंज्यूमर की कंप्लेंट्स को सुना जाए, उनको सोल्व किया जाए। 3 टायर जुडिशियल मशीनरी का भी बनाया गया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ये सब स्थापित किए गए हैं। काम करने में थोड़ी तेजी आ जाए, काम इजी हो जाए, मिनिमम कॉस्ट के ऊपर आ जाए, इसलिए स्टेट की गवर्नमेंट्स को भी बोला हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आप काउंसिल्स बना लो ताकि काम जल्दी हो सके, क्योंकि आजकल कंप्लेंट्स इतनी ज्यादा हो गई है कि एक ही जगह पर मल्टीपल मिलियंस ऑफ कंप्लेंट्स को हम सोल्व नहीं कर सकते। इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आजकल काम शुरू हो गया है। प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी सोल्व होने लगी हैं, स्पीडली काम होने लगा है, तेजी से काम होने लगा है, मिनिमम कॉस्ट पे काम होता है। तो ये फैसिलिटी डेफिनेटली कौन प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट, ताकि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने के कौन कौन से उपाय हैं, कौन कौन से रास्ते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग 3 टायर जुडिशियल मशीनरी, या जिसको हम कह सकते हैं रिड्रेसल एजेंसीज अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, गवर्नमेंट चाहती है कि कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी सोल्व किया जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट लेवल पर स्टेट कमीशन, नेशनल लेवल पर नेशनल कमीशन, इन कोर्ट्स को बनाया गया है। ये कोर्ट क्या काम आते हैं, कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, पर तीनों के अंदर अमाउंट का थोड़ा डिफरेंस है। 20 लाख तक का केस यहां जाइए, 20 लाख से ऊपर पर 1 करोड़ तक का केस आप यहां जाइए, 1 करोड़ से ज्यादा का केस है तो आप नेशनल कमीशन में अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग हर स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया है कि आप हर डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म बना सकते हो, जिसमें कितने मेंबर होंगे, 3 मेंबर, जिसमें से एक अध्यक्ष और एक लेडी का होना बहुत जरूरी है। इन मेंबर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। जो ये अध्यक्ष है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, इसकी क्वालिफिकेशन वैसे ही होगी जैसी क्वालिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट जज में होती है। तो मतलब डिस्ट्रिक्ट जज की जो क्वालिफिकेशन होती है वही क्वालिफिकेशन इस अध्यक्ष के पास होनी जरूरी है। तो आप डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के अंदर 20 लाख रुपए तक के डिस्प्यूट के लिए केस फाइल कर सकते हो। केस फाइल कर दिया, मान लो आपने, केस फाइल कौन कौन कर सकता है, कंज्यूमर कर सकता है, कंज्यूमर एसोसिएशन के थ्रू भी आप केस फाइल कर सकते हो। जैसे ही केस फाइल होएगा,
सामने वाली अपोजिट पार्टी के पास नोटिस जाएगा। नोटिस जाने के बाद उसको बोला जाएगा क्या प्रोडक्ट का जो डिफेक्ट है रिमूव कर दो, या प्रोडक्ट रिप्लेस कर दो, या अमाउंट रिफंड कर दो, या कंपनसेशन भी दे दो। मतलब डिस्ट्रिक्ट फॉर्म क्या कर सकती है, एक या एक से ज्यादा डायरेक्शन भी दे सकती है। मान लो प्रोडक्ट का तो नुकसान हुआ ही आपका 50,000 का, प्लस प्रोडक्ट की वजह से आपको कुछ और नुकसान भी हो गया, तो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म क्या करेगी, 50,000 पे करने के लिए प्लस मान लो आपका 20,000 का नुकसान और हो गया, तो ये डबल डायरेक्शन होगी। एक डायरेक्शन 50,000 की, दूसरी डायरेक्शन 20,000 की, तो दोनों डायरेक्शंस दे सकती है। मतलब डिस्ट्रिक्ट फॉर्म एक टाइम पर एक से ज्यादा डायरेक्शंस दे सकती है अपोजिट पार्टी को कि भाई सामने वाले का पैसा रिफंड कर दो, या प्रोडक्ट का डिफेक्ट जो है वो खत्म करो, प्लस सामने वाले को जो नुकसान हुआ है वो भी पे करो। तो एक वक्त पर एक से ज्यादा डायरेक्शंस दे सकती है कौन, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। दोनों में से कोई भी पार्टी सेटिस्फाई नहीं है, मान लो एक पार्टी जिसने केस किया, एक पार्टी जिसके ऊपर केस हुआ, दोनों पार्टीज में से कोई भी एक पार्टी अगर सेटिस्फाई नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म का जैसे ही फैसला आया है उसके ठीक 30 दिन के अंदर जो पार्टी सेटिस्फाई नहीं है वो क्या करेगी, स्टेट कमीशन में अप्लाई कर देगी। अब हम जान लेते हैं स्टेट कमीशन क्या है। वन स्टेट कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन द ईच स्टेट। हर स्टेट के अंदर स्टेट कमीशन को बनाया जाता है, तो इसमें भी 3 मेंबर होने जरूरी हैं, एक अध्यक्ष और एक लेडी। पर जो यहां पर अध्यक्ष की बात हो रही है उसकी जो क्वालिफिकेशन होगी वैसे ही होगी जैसे हाई कोर्ट के जज की होती है। तो इसमें क्या था, डिस्ट्रिक्ट जज की क्वालिफिकेशन, पर इसमें हाई कोर्ट की जज की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बता रहा हूं फिर से, इसमें भी 3 मेंबर ही होते हैं। 20 लाख से ऊपर पर 1 करोड़ तक के केस फाइल कर सकते हो। नोटिस पार्टी को जाएगा, तो सेम डायरेक्शन जो हमने यहां पर पढ़ी थी, प्रोडक्ट का डिफेक्ट दूर करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए, रिफंड करने के लिए, वही डायरेक्शन यहां पर स्टेट कमीशन भी दे सकती है। फैसला सुना दिया, दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टी को लगता है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, तो आप डेफिनेटली नेशनल कमीशन में अप्लाई कर सकते हो 30 दिन के अंदर। नेशनल कमीशन क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग नेशनल लेवल पर भी एक कोर्ट बनाई गई है प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, दैट इज नेशनल कमीशन। 5 मेंबर होते हैं इसमें, एक अध्यक्ष, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर और एक लेडी का होना बहुत जरूरी है। पर इसकी क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज में जो क्वालिफिकेशन होती है वो इसमें भी होनी बहुत जरूरी है। आप 1 करोड़ से ज्यादा के केस यहां फाइल कर सकते हो। नोटिस दिया जाएगा अपोजिट पार्टी को, जैसे कि हमने यहां पे पढ़ा था, नोटिस टू पार्टी जाएगा। सेम डायरेक्शन, जो डायरेक्शन हमने यहां पर स्टडी की वही डायरेक्शन यहां पे भी नेशनल कमीशन भी दे सकता है। दोनों में से अगर किसी पार्टी को सेटिस्फेक्शन नहीं है, दोनों में से अगर किसी पार्टी को सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। पर आप सुप्रीम कोर्ट में तभी जा सकते हो जब आपका डिस्प्यूट 1 करोड़ से ज्यादा का है। तो ध्यान से देखें तो हमारा ये टॉपिक बिल्कुल इजी है, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे।